स्टार्टिंग से देखना और पूरा समझ में कहीं भी डाउट हो तो बिंदास पूछना, ठीक है। और 100% गारंटेड है कि तुमको पूरा समझ में आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक, यस बोल। ठीक, गुड। तो आज का देख रहा होगा कि टॉपिक बहुत सारा दिख रहा होगा आज। एग्जैक्टली एक क्लास में इतना अपन को कवर करना ही है आज की क्लास में, ठीक है। तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक को हम समझते हैं सबसे पहले कि चार्ज एग्जैक्टली कैसा बिहेवियर शो करता है। चार्ज कैसा बिहेवियर शो करता है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, मूविंग चार्ज ऑन अ मैग्नेट। अगर सबसे पहले मैं चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक बोलूं ना कि यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो। चार्ज अगर किसमें है, रेस्ट में। किसमें है? अगर रेस्ट में है तो याद रखना ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी चार्ज रेस्ट में, ठीक है। लेकिन चार्ज को जब मैं क्या कराऊंगा, मोशन कराऊंगा, जब इसी चार्ज को मैं क्या बोल दिया भाई तू मूव कर, जब यही चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये चार्ज मूव करेगा तब ये इलेक्ट्रिक के साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना चालू करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, लेकिन साथ में क्या बनाना चालू करता है, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान समझना। अभी चार्ज रेस्ट में था, ठीक है। वो कोई अपने सराउंडिंग कैसा फील्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जैसे चार्ज मूव किया, चार्ज मूव कर रहा मतलब डेफिनेटली कंडक्टर में मूव कर रहा होगा, हवा में तो मूव नहीं करेगा। और जब कंडक्टर में चार्ज मूव करता है तो उसको अपन बोलते हैं करंट। पढ़ा है ना। और ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो अपने सराउंडिंग क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब थोड़ा सा सोचो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कैसा होगा कि अगर मैं उस चार्ज को लेके एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये कैसा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को लाके मैं रख रहा हूं, रखूंगा तो याद रखना कि रखूंगा मीन्स वो रेस्ट में। चार्ज किसमें है? रेस्ट में। तो हमने देखा कि कुछ रिएक्शन हो रहा है क्या? तब नहीं हुआ। तो इसके पीछे लॉजिक हमने ढूंढा, यार लॉजिक ये पता चला कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अट्रैक्शन रिपल्शन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिलेशन किसके साथ शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये चार्ज, रेस्ट चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे ही हमने इस चार्ज को क्या बोला कि थोड़ा मूव कर, थोड़ा सा इसमें के अंदर क्या लाए, मोशन लाए। तो जैसे ही चार्ज के अंदर मोशन लाए ना, तो हमको पता चला कि ये अपने सराउंडिंग क्या कर रहा है, ये अपने सराउंडिंग क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। वो मैग्नेटिक फील्ड और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे वो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, एक फोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? फोर्स बनाएगा। वो फोर्स किस पे लगेगा? वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे लगेगा या जो चार्ज पार्टिकल है उस पे लगेगा? यार अकेला कौन है यहां पे? चार्ज घूम रहा है, तो फोर्स किस पे लगेगा? चार्ज पार्टिकल पे। गॉट इट? समझ में क्यों आ रहा है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स? तो याद रखना, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। when a moved charge particle, लिखते चले जाएं, moved charge particle kept in a magnetic field, this charge particle experience some force. This force is called मैग्नेटिक फोर्स। सुनो, ये तो लिख लेंगे अपन ना, पूरा लिखा के दूंगा। अभी रुक जाओ, सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ठीक, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चार्ज कैसा था? रेस्ट में था। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा था, उसके अलावा कुछ था? नहीं था। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों में रिलेशन है, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल में, जब इस चार्ज पार्टिकल को मैं उठाया और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तब भी देख रहा हूं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
ठीक, तो मैं इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश किया, तब मुझे पता चला इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भैया चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को मोशन दिया। मोशन देने से क्या हो गया, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तब वो बनाता है करंट, और करंट जब फ्लो होता है तो अपनी सराउंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा। इस चीज को सबसे पहले किसने किया था, इस चीज को सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था, लॉरेंज ने। किसने किया था, लॉरेंज। ठीक है, इसका नाम था हेनरिक, हेनरिक, ठीक है, एंटून, हेनरिक एंटून लॉरेंज, इनका पूरा नाम था। ये वो साइंटिस्ट था जो आज हम सोच रहे हैं वो पहले सोच चुका था। चलो, अब हेनरिक एंटून लॉरेंज जो था, ये पहला वो साइंटिस्ट था जो ये ऑब्जर्व किया था कि यार चार्ज पार्टिकल को अपन कहां पे लाकर रखते हैं, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखेंगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पे लाकर रखोगे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कारण बताओ, जानते हो कारण? क्यों? चार्ज को लाके रख रहे हैं ना, चार्ज तो रेस्ट में है ना, तो चार्ज क्या बनाएगा अपने जब रेस्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करेगा? करता है, लेकिन बहुत मिनिमल करता है, वो आगे पढ़ेंगे हम कैसा करता है, लेकिन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जब जैसे इस चार्ज पार्टिकल को हम किसके अंदर लाकर रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाकर रख दिए, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाकर रखेंगे तो चार्ज जब मोशन में आएगा तो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स बनेगा, और वो फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, चार्ज। क्यों चार्ज अटेंड ये करेगा, फोर्स तो दोनों के बीच लगना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि यहां पे मूवेबल पार्ट कौन है, मूवेबल पार्ट कौन है, चार्ज है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, चार्ज अटेंड करेगा। गॉट इट? तो इसके बारे में सबसे पहले सोचा था हेनरिक एंटून लॉरेंज, इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो आज का पूरा क्लास इन्हीं को डेडिकेटेड है। बहुत मजेदार टॉपिक है, और इस चीज को मैंने लिख रखा है, इसको भी आपको लिखना है। इससे पहले एक बेहतरीन सा डायग्राम देखते हैं जिसके बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा। और ये फोर्स कितना लगता है, ये भी बात है ना कि फोर्स कितना लगता है, किस जगह पे लगता है, किस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन दूंगा अभी आपको। ठीक है, उससे पहले मैं बड़ा बेहतरीन सा डायग्राम बना लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ बना लो। अरे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने एक पेज को फोल्ड कर दिया। मैंने किसको फोल्ड कर दिया, एक पेज को फोल्ड कर दिया। अब इसी पेज में मैं 3D देखने की कोशिश करूंगा, इसी पेज में मैं 3D देखने की कोशिश करता हूं। कौन सा कलर, रेड ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। तो सोचो, चलो ये ऐसा, चलो एक बार पहले बना ही लेता हूं। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है? अरे दिख रहा ना 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सामने जेड एक्सिस, वैसे हमने फोल्ड कर रखा है। ठीक, अब आप इसमें किसी एक को ना कंसीडर कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप ये मान लो कि इस डायरेक्शन में ना, आप इसको ले लो एक्स, ये वाई, और ये क्या हो गया, जेड। ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना। एक्स वाई जेड सामने। ठीक है, निकला। अब सोचो कि दो लॉजिक, बेहतरीन लॉजिक है। हमने एक्सपीरियंस क्या किया कि भैया चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऑलरेडी जो प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगा, तो एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो कॉमन सेंस है। लेकिन वो कितना प्रोड्यूस करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन होगा, ये फैक्टर था। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, मेरे हैंड को देखना,
मैं ऐसा करता हूं, ये देखो थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सबके सब क्या है, पैरेलल है, ठीक है। मैं बी को लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड, क्या लेता हूं, बी मतलब सॉरी बी मींस ये फोर्थ जो फिंगर है, फोर्थ फिंगर है, इसको मैं क्या लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर होता, फोर्थ फिंगर नहीं होता, फोर फिंगर, ठीक है। मैं डेफिनेशन में फोर्थ फिंगर आ गया, उसको सुधार लेना। तो फोर फिंगर जो है ना, वो किस में, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता, मींस वाई एक्सिस में, ठीक। और चार्ज पार्टिकल मूव किस में करेगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस में करेगा, ठीक। तो सोचो इन्होंने क्या किया था कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही बार में समझ में आएगा। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज रखा और पॉजिटिव चार्ज को पहले इस डायरेक्शन में मोशन करा है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो रेड दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में मोशन करा है, देखा कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा एंगल से इसको चेंज किया। बोला कि भाई तू अब इधर से जा, किधर जा, इधर जा। तो जब ये इधर गया, किस स्पीड से, v स्पीड से, v वेलोसिटी के साथ, कितना थीटा, कितना एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, तब देख रहा है कि इसमें फोर्स बनना चालू हो गया। जब तक उसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा था, तब तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गया, हटने लगा, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होकर जब चलने लगा, तो फोर्स प्रोड्यूस होना चालू हो गया। जैसे जैसे हटता गया, वैसे वैसे फोर्स क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो हमने क्या बना लिया, और फोर्स का जो डायरेक्शन था ना, वो एक्स एक्सिस में था। फोर्स का जो डायरेक्शन बना, वो कौन सा एक्सिस में बना, एक्स एक्सिस में बना। इस डायरेक्शन में फोर्स बनना चालू हो गया। मेरी बात समझ में आ गया। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसको लॉरेंज ने बनाया था। तो लॉरेंज लॉ ये नहीं है, अगर कोई आपको बोले कि जो बना रहे हैं लॉरेंज लॉ, तो गलत बात है, लॉरेंज लॉ तो है ही नहीं। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक। फिर शुरू से शुरुआत करता हूं, ध्यान समझना। आप एक बात याद रखना, एफ बी आई, इसको रट लो, एग्जाम में भी आता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता। एफ बी आई, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, आई मींस करंट। करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मूव करेगा। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, करंट है, मतलब चार्ज इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो करता है, तो कोई भी क्या नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा। अभी प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका एंगल थोड़ा थोड़ा रेंज किया, बढ़ाया रेंज, तो धीरे धीरे फोर्स बनना चालू होगा, और एंगल बना, और फोर्स बनेगा, और एकदम मैक्सिमम। मींस ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, और हाईएस्ट फोर्स लगेगा। जैसे ये एंगल कम होता जाएगा, तो फोर्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा। मेरे थंब को देखना, थंब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मींस फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा, कम हो रहा है। गॉट इट। ये एक्सपेरिमेंट किसने करके देखा था, लॉरेंज। ठीक। तो एक बात तुमको समझ में आ गया था। उन्होंने बोला when a moved charged particle kept in a magnetic field, this charged particle experience some force, this force is called the magnetic force। इस फोर्स को क्या बोले उन्होंने, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा था। अब पूरे डिटेल्स में लिखना है, उसके बाद इसके लॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ, टाइम बचेगा, ठीक है। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, a positive charge particle plus q moving with the velocity velocity v in a magnetic field, magnetic field b, and velocity v makes an angle theta with magnetic field b. On this case, charge particle experience some
force, some force which depends on, रुक जाओ, अभी देख लो क्या लिखा हूं, पहले समझ लो, समझ में आ गया क्या लिखा हूं, समझ में आ गया। पहले ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट हमने लिख लिया। सेकंड ये क्या लिखा मैंने, सपोज, अब हमको इसको एक्सप्लेन करना था, तो हमने क्या किया, सपोज अ चार्ज पार्ट, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दिख रहा है यहाँ पे प्लस क्यू, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है, एंड v मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड b, ये जो v है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो ऑन दिस केस ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स है वो सम फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फैक्टर आर, ये जो फोर्स है ना, रुक जाओ अभी लिखो मत, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ना, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब, अब मान लो मेरे पास दो मैग्नेट है, एक दो बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बहुत स्ट्रांग, दूसरा भी बहुत स्ट्रांग, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, डेफिनेटली बहुत हाई, मतलब हाई इंटेंसिटी का लगेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा। अब अगर कैसा होगा कि मेरे इस हाथ में बहुत हैवी मैग्नेट है और इस हाथ में बहुत लाइटर मैग्नेट है, मींस बहुत लो इंटेंसिटी वाला, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, लो लगेगा ना, लगेगा ना। मींस यार यहाँ पे जब चार्ज को हम फ्लो कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये कम होगा तो कम लगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, सिंपल सी बात है ना। दो चीज, अगर मान लो दो पहलवान लोग हैं, दो बड़े बड़े पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके बीच जो झगड़ा होगा कैसा होगा, धागड़ होगा। और दो पतले पतले रेंगड़े रेंगड़े लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कैसा होगा, तो हम तो बोले पंखा उंखा बंद कर दो यार, तो पंखे से उड़ जाएंगे, ऐसा है ना। तो डिपेंड किस पे करता है कि भैया जो फोर्स है ना वो डिपेंड किस पे करता है, बी पे। अगर बी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो लिखो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। हो गया। चलो और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है यार, और डिपेंड करता है, देखो अब देखो मैंने क्या बोला कि दो लोगों पे झगड़ा जो होता है ना, दो लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है डिपेंड करता है दोनों के स्ट्रेंथ पे। हम बी को बोले कि भैया बी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम क्यों जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज को अगर मूव करेंगे तो करंट जो प्रोड्यूस करेगा वो कम करंट होगा, तो कुछ कम अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम। कैसे, बायोसेवर्ट्स पढ़े है ना, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा। आई ज्यादा होगा तो डीवी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मींस कम चार्ज होगा, अमाउंट जो चार्ज का अगर वो कम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कम होगा। अब ये ज्यादा, मतलब एक पहलवान है और एक रेंगड़ू है, दोनों को लड़ाओ आपस में, कैसा होगा, धरती हिल जाएगा, नहीं भूकंप आ जाएगा, कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा यार, वो तो ऐसे पकड़ टांग देगा ऐसे। क्यों, क्योंकि ये तो पहलवान है लेकिन जो चार्ज है वो क्या है, वो बहुत वीक है, तो इसलिए उसको क्या कर देगा, ऐसे टांग देगा, तो दोनों के बीच में जो लड़ाई होगा वो देखने लायक नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया कि भैया ये चार्ज भी थोड़ा सा ज्यादा होगा ना तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे क्या समझ में आ गया कि भैया जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज के। गॉट इट। तो यहां पे लिखना पड़ेगा द मैग्नेटिक फोर्स इज directly proportional to the amount of charge particle क्या चार्ज। यहां तक की कहानी क्लियर है, रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था लेकिन अब चला लेना, किया तो किया है ना। यहां तक समझ में आ गया। थर्ड लास्ट एट द लिस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसा था,
वो कितनी भी स्पीड से मूव करे, उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैंने क्या बोला कि एक चार्ज पार्टिकल को लिए और उसको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन करा है, 5 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, 50 की स्पीड, यार जितने भी स्पीड में कराओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है या उसके एंटी पैरेलल मूव करता है या पैरेलल मूव करता है, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। क्यों? इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बन, चार्ज मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है हो सकता है वो इक्वल पोलरिटी में हो जाए। बात समझ में आ गया ना? अब मैं बोलूंगा कि एक मैग्नेट इधर है, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश, सिंपल सा चीज है यार, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ले बेटा रिपल्शन, ये ले बेटा अट्रैक्शन। अब मैं अगर दोनों को ऐसा रख दूंगा तो नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना। तो याद रखना, जब वो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन उस कंडीशंस में आमने सामने वाला नहीं होगा, उस समय क्या होगा, पैरेलल वाला हो जाएगा। मींस वो वैसे ही कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक, अब कितनी भी स्पीड से फेंक दो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। तो हमने क्या सोचा कि हो सकता है कि इसके कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम को बना लेना, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। हमने ना पहले यहां थोड़ा सा θ1 एंगल पे किया, तो देखा कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लगना चालू हो गया। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड से हट के जब इसको मोशन करा ना, तो मैग्नेट तो क्या हो गया, इसका वो लगने चालू हो गया, फोर्स लगना चालू हो गया। थोड़ा और हमने डिफ्लेक्ट किया, पहले 10 डिग्री, फिर क्या किया 20 डिग्री और बढ़ा, 30 डिग्री और बढ़ा, 40 डिग्री और बढ़ा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया वही स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फेंक रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एंगल के साथ अपना वैल्यू को इंक्रीज करता है, दैट इज अ साइन। तो यहां पे हमने एक कंपोनेंट लेंगे, यहां थीटा बन रहा है ना, तो यहां पे हम एक कंपोनेंट लेंगे, दैट कंपोनेंट इज वी साइन थीटा। क्या होगा, वी साइन थीटा। इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे, पता चला, अलोंग इस डायरेक्शन में, तो वी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा उसके परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा ना इसका डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में बना लेता हूं, ये इस एक्सिस के अलोंग आएगा, ये दिख रहा है ना, इस एक्सिस के अलोंग आएगा। तो यहां पे ये मैक्सिमम एंगल बनाता है ना। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, मान लो कि थीटा ही है और इसका जो एंगल बनेगा दैट इज अ वी साइन थीटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं वी साइन थीटा को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। समझ में, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट लिख दो, कंपोनेंट्स नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है, तो वी साइन थीटा खाली वी पे डिपेंड नहीं करता, साथ में साइन भी होना चाहिए। हो सकता है 10 डिग्री कम, 20 डिग्री ज्यादा, 30 डिग्री और ज्यादा, 50 डिग्री और ज्यादा, तो डिपेंड किस पे करता है, वी साइन थीटा के साथ। गॉट इट? नहीं समझ में आया तो पूछो, फिर बताता हूं मैं। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या निकला, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी, वी साइन थीटा। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to, is directly proportional to the perpendicular component of the velocity, perpendicular components of the velocity। ठीक, तो ये तीन फैक्टर्स थे जिस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, नॉट ए लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स नहीं है, लॉरेंज फोर्स क्या थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है कहानी, ये समझ में आ गया। बी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक, चार्ज बढ़ेगा मतलब एक ज्यादा ताकतवर है कम, तो दोनों का ताकतवर होना जरूरी है। और बी, ठीक है, एक बात और मैं यहां पे बार बार बता दे रहा हूं, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मान लो यहां से, अब अगर आपको बोलूंगा कि चार्ज जो है ना इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 डिग्री पे, फिर से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
20 डिग्री पे, 100 मीटर पर सेकेंड एट द 50 डिग्री। चलो बताओ सबसे ज्यादा फोर्स किस समय पे वो एक्सपीरियंस करेगा, जबकि सब में स्पीड सेम है, स्पीड सब में सेम है, लेकिन क्या वेरी कर रहा है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, वेलोसिटी। बात समझ में है? तो ये वेरी कर रहा है। ठीक, तो आप सिर्फ वेलोसिटी को वो ध्यान मत देना कि स्पीड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ना भैया, वो डिपेंड करता है उस एंगल पे। इसीलिए हमने मैक्सिमम कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर होगा। साइन ले रहे हैं इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं इसको, पढ़े ही होंगे 11th में। तो 3 पॉइंट आपके पास सफिशिएंटली आ गया। और साइन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास साइन एक ऐसा वैल्यू होता है जो एंगल के साथ अपने वैल्यू को इंक्रीज करता है। अगर यहां पे ऐसा केस होता कि एंगल बढ़ने के साथ साथ जो फोर्स है वो अगर कम होता तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कॉस कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ तो बोलो। तो फ्रॉम यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब तीनों इक्वेशंस को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं छोटा सा लॉजिक बताता हूं, ध्यान समझना। ठीक है, दो लोग होते हैं यार, घर में 2 लोग हैं, एक बड़ा भाई और एक क्या है, छोटा भाई। तो अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किसके किसके बीच लगेगा? अगर एक रिक्शा वाले को पूछोगे ना कि मैग्नेटिक फोर्स किसके किसके बीच लगेगा, वो बोल देगा कि 2 मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में? अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसमें लगता है, तो बोलेगा कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मैं बोलूंगा कि 2 सब्सटेंस के बीच जो फोर्स लगता है बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट? तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा तो डेफिनेटली किसके बीच लग रहा होगा, मैग्नेट के बीच। तो यहां पे 2 मैग्नेट है, यहां पे कितने मैग्नेट है, 2 मैग्नेट। एक मैग्नेट तो ऑलरेडी बी है, एक मैग्नेट और है जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज प्रोड्यूस कर। अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आना चाहिए, लॉजिकली मैं उसको ऐसे बोलता हूं कि एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो बड़ा भाई घर में बैठा रहता है तो उसको पानी पीना रहता है, और छोटा भाई भी है, तो बड़ा भाई कभी खुद जाके पानी नहीं निकालता, वो ऑर्डर किसको देगा, छोटे भाई। तो मूवेबल पार्ट कौन है, छोटा भाई। तो यहां पे चार्ज क्या है, वो छोटा भाई है। गॉट इट? नहीं समझ में? तो इसी पे ध्यान देना, पूरा कहानी इसी पे डिपेंडेंट है, किस पे, चार्ज पे। तो अब क्यू वी वी हो गया। ठीक, तो अब ना इसको मैं हटाता हूं ना, तो हमारे पास, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा लॉ पढ़ा होगा कि अगर साइन को हटाओगे तो वो क्रॉस में आ जाता है, तो v क्रॉस b। ठीक, लेकिन ये जो होता है ना, ये जो साइन होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर ही होगा। फोर्स तो सबको पता है कि वैल्यू जो है वो क्या है, वेक्टर। पहले सुन लो, समझ लो पहले, है ना। तो ये वेक्टर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पे v क्रॉस b क्यों हुआ, b क्रॉस v भी तो हो सकता है, और हमने वेक्टर पढ़ा, जब इसको बदलूंगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान पे रखना कि v क्रॉस v क्यों बन रहा है, कि v क्रॉस b का मतलब v बनाएगा एंगल किसके साथ, b के साथ, b नहीं बनाएगा v के साथ। मतलब ये रहेगा इसका डायरेक्शन, ऐसे एंगल का डायरेक्शन कैसा होगा, v टू b। ठीक है, छोटा भाई से बड़ा, बड़ा भाई तो कांस्टेंट है यार, यहां कौन वेरी कर रहा है, छोटा भाई वेरी कर रहा है। तो छोटा भाई एंगल बनाया किसके साथ, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, v क्रॉस b, नॉट ए b क्रॉस v, गलत हो जाएगा। तो ये एंगल का डायरेक्शन हमेशा याद रखना कैसा रहेगा, ऐसा, v टू b। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो इसमें बेहतरीन, अच्छा इससे आ गया क्या, रुक जाओ, कुछ चीजें अपन बात करते हैं। हमने भी मैग्नेटिक फोर्स निकाला है, क्या निकाला है, क्यूब। रट डालो इस फॉर्मूले को, v क्रॉस b। इसको हम अभी जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ एम इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म में बी बी, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब सोचो फर्स्ट केस, इफ v बिकम्स 0, इसका मतलब क्या होता है, v बिकम्स 0 का मतलब ये होता है कि चार्ज मोशन में ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन मोशन में नहीं है। जब चार्ज मोशन में नहीं होगा तो इस वाले में लाके v का वैल्यू 0 लाके रखो, तो q 0 b साइन थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। मीन क्या समझ में आया कि भैया मैग्नेटिक फोर्स तभी बनेगा जब चार्ज क्या करेगा, चार्ज के अंदर वेलोसिटी होना चाहिए। गॉट इट? अब वेलोसिटी का कैसा होना चाहिए ये भी देख लो। अब अगर मान लो ऐसा करते हैं कि इफ थीटा बिकम्स 0, मतलब चार्ज मूव तो करेगा लेकिन वो कैसा कर रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा,
थीटा का वैल्यू 0। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, जरूरी है क्या भाई जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका एंटी पैरेलल जाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, दोनों कंडीशन में जब थीटा का वैल्यू अपन ये ला के रख रहे हैं तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तब भी 0। साइन 180, साइन 180 का वैल्यू भी 0। कॉस 180 का -1, साइन 180 का 0 होता है। तो हमको क्या पता चला कि भैया आप वेलोसिटी भले डेवलप कर दो, लेकिन अगर थीटा अगर उसी के मतलब चार्ज उसी के पैरेलल अगर आता है या उसके एंटी पैरेलल अगर रहता है, तब भी उस कंडीशंस में फोर्स डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, थर्ड केस, इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू हम क्या करते हैं, 90 कर देते हैं। थीटा का वैल्यू 90 करने का मतलब क्या होगा, एफ एम क्यू वी बी साइन 90। और हमको पता है ना साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्यू वी ये होता है मैक्सिमम। मतलब अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए ना, सिंपल है, मैंने क्या बोला था कि भैया ये देखो ये वी है, ये बी है, बी वो चेंज नहीं होता, वी चेंज हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा तो ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। कब ये मैक्सिमम होगा, जब ये 90 डिग्री हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। इससे ज्यादा ना ये इधर आएगा तो ये क्या होगा, फिर डाउन होता जाएगा। ठीक है, 180 एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो बात समझ में आया? तो इसी के बेसिस पे इसका डायरेक्शन अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स, नॉट ए लॉरेंज फोर्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि यही है लॉरेंज फोर्स, ना बेटे ये है मैग्नेटिक फोर्स। कि अगर चार्ज पार्टिकल को अपन कहां लाकर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स जो है वो 3 पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तीनों पॉइंट को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया और यहां तक हमने कंक्लूजन पे पहुंच गया, बस खत्म। यहां तक की कहानी क्लियर है, बन जाएगा यहां तक। अब बात ये आती है कि भैया फोर्स है, अब ये मैकेनिक्स तो है नहीं ना कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब यहां पे तो एक्सेलरेशन ही है ही नहीं। ठीक है, तो भैया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए तो दो साइंटिस्ट, दो अपन लॉ को कंसीडर करते हैं।